हेलो एवरीवन। आज हम गैसेस स्टेट का पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए जेई मेन नीट एंड ओयूएटी के लिए फिट करेगा। ठीक है, तो इसका हर एक फॉर्मूला के ओर नज़र डालेंगे और हर एक फॉर्मूला को लेके कैसे न्यूमेरिकल्स होता है इसको देखेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो सिलसिला जारी रहेगा, इसका मतलब गैस स्टेट पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और आपका इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा मेरे साथ उतना अच्छे तरह से वीडियो में डालूंगा और हमारे बीच एक बढ़िया सा इंटरेक्शन चलेगा और विल कंटिन्यू इट टू द लास्ट, राइट। One another very important thing is that जेई मेन नीट एंड OUAT का सिलेबस, इवन ICAR ऑल्सो, राइट। सो ये सब सिलेबस को देख के और इन सब एग्जामिनेशन में आ रहे क्वेश्चन का स्टैटिस्टिक्स लेने के बाद जो सब्जेक्ट्स जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, इसका स्टैटिस्टिक्स लिया गया है और इसके हिसाब से हम एक के बाद एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और इसका न्यूमेरिकल्स हम डिस्कशन करते जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैसियस स्टेट द पार्ट 1 विल टेक 2 पार्ट्स, राइट। So before that, some of the much important and parameters। एक गैस का स्टेट कहने से एक गैस एक स्टेट में है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, ये सब कुछ फिक्स्ड है। इवन गैस को तो हम किस में स्टोर करेंगे? एक वेसल में स्टोर करेंगे, इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स है। और जितने गैस इस जो वेसल के अंदर में है उसका कुछ मास होगा। मास फिक्स मतलब मोल भी फिक्स, क्योंकि हमको पता है नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड ऑल दीज थिंग्स एंड their relationship. And suddenly we'll go to the PV is equal to nRT, right। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो हम लाते हैं वो है प्रेशर, ठीक है। ये चेंज होता रहता है जब वॉल्यूम चेंज होता है। और ये जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सो इसका यूनिट आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 पास्कल, राइट, 1 पास्कल, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, राइट। सो ये तो फ्रैक्शन आ जाता है, इसलिए और एक यूनिट भी हम देखते हैं वो है बार। 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहता है, कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। One important another unit is that PSI, right? What is that PSI? Pound force per square inch, pound force per square inch, right? Okay, so this one psi is equal to 6895 पास्कल, राइट। और अगर 1 atm को कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ psi तो ये बनता है 14.7 psi, राइट। एंड 1 atm जैसे कि हम बोलते हैं 1 atm तो वो पास्कल बन जाए 101, दैट इज डिफरेंट थिंग, नो नीड टू राइट दैट। दैट मीन्स मैं बोल रहा था कि 1 atm को अगर किलो पास्कल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज नॉट वेरी नेसेसरी, ओके। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब हम PSI बोलते हैं, खाली PSI बोलते हैं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस को डिनोट करता है। लेकिन अनदर यूनिट है जो जिसको हम लिखते हैं
1 PSIG, 1 PSIG मतलब पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच गज, पर स्क्वायर इंच गज, राइट। ये इंक्लूड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इसका मतलब ये है, जब हम बोलते हैं, एग्जांपल ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा पीएसआई एंड पीएसआईजी में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम बोलेंगे 65 पीएसआईजी, इसका मतलब हमको समझना है 65 तो है, इसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलाना है 14.7, सो ये बन जाता है आपका 79.7 पीएसआई, राइट। अब पीएसआई को हम एटीएम के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से चाहें उसके हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 पीएसआई इज इक्वल टू 6895 पास्कल, राइट। सो ये जो बात है, हाँ, और एक जिसको हम लिखना जरूरी है इधर कि 1 ATM is equal to in height of the mercury column 76 centimeter of mercury column, right, and अगर इसको mm में लिखना चाहें तो वो बन जाएगा 760 mm, और जिसको हम बोलते हैं 760 टॉर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बारोमीटर में हम डिटरमिन करते हैं, और ये बनता है मर्क्यूरी कलम का हाइट में 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कलम, राइट। ओके, सो अगर हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कलम, mm ऑफ मर्क्यूरी कलम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर ये सब चीज़ें आपको जानकारी है तो इसको देखना जरूरी नहीं है, फॉरवर्ड करके आगे चलिए। और mm को हम टर करके भी लिख सकते हैं, 760 टर। ये जो सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी कलम का हाइट कितना है, जैसे कि हम बारोमीटर में देखे हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कलम, ये खाली मर्क्यूरी को लेके हम बारोमीटर करेंगे, वाटर को लेके नहीं कर पाएंगे, या फिर अदर कुछ लिक्विड्स को लेके नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है। मर्क्यूरी इज द बेस्ट लिक्विड ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी एंड लेस इवापोरेशन, इसलिए, और थोड़ा एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट ऑफ द लिक्विड कलम, हम बोलेंगे अब लिक्विड कलम, नॉट नेसेसरीली द मर्क्यूरी। सो P इज इक्वल टू, हम देखेंगे किसके किसके बीच में रिलेशनशिप, प्रेशर, हाइट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड कलम, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चारों चीज़ों में ये होता है रिलेशनशिप P इज इक्वल टू एच रो जी। इसको लेके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम भी अब देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स इस P इज इक्वल टू एच रो जी को लेके। एंड हमारे क्वेश्चन रहेगा कि हमारा क्वेश्चन रहेगा, अभी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन रहेगा, इफ वाटर इज यूज्ड, if water is used, okay, in barometer, रिप्लेसिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को निकाल के, पूरा निकाल करके, साफ करके पूरा वाटर भर लेंगे बारोमीटर में, रिप्लेसिंग मर्क्यूरी, देन what will be the height, then what will be the height, then what will be the height of the what, height of the water column, height of the water column, ठीक है, height of the water column when the atmospheric pressure, when the atmospheric pressure is, okay,
1 atm, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन तो ये बन गया, कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसका आंसर हम ऐसे करेंगे कि हमको पता है P इज इक्वल टू एच रो जी। एच है हाइट ऑफ द लिक्विड कलम, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कलम, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड पी द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। बारोमीटर में वाटर हो या फिर मर्क्यूरी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो समान रहता है ना। तो हम अगर वाटर को लेके बारोमीटर तैयार किए हैं और उसी ही जगह पे हम मर्क्यूरी को लेके वन अनदर बारोमीटर है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट के लिए हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे कि P इज इक्वल टू एच रो जी है, तो हम लिखेंगे P, ये तो बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो दोनों की केस में ये इक्विवेलेंट रहेगा। पी ए टी एम इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे वाटर के लिए, इसलिए लिखेंगे H2O हाइट ऑफ द वाटर कलम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर रो H2O इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो समान रहता है एक प्लेस में। इसी तरह अगर हम मर्क्यूरी के लिए लिखेंगे तो पी ए टी एम इज इक्वल टू एच ऑफ मर्क्यूरी हाइट ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी कलम इंटू रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कलम इंटू जी। ये क्या बन गया? दो बारोमीटर के लिए हम इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। फिर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, ये जो जी है और ये जो जी है ये भी सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है height of water column into row of water is equal to height of mercury into density of mercury। ये बन जाएगा ना, ये जो दिन एबव टू इक्वेशन से। सो हम लिख सकते हैं, हमको पता है कि मर्क्यूरी का ये गिवन करेगा या फिर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमको पता है ओके, इसे गिवन करेगा रो ऑफ एच जी इज इक्वल टू 13.6, ओके। हम बोलेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो जैसे कि हमको पता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये गिवन ना होने से भी हमको पता होना चाहिए कि रो ऑफ वाटर इज नथिंग बट इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml होता है 1 ग्राम। सो इसलिए इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये दोनों डाटा को हम यूज करेंगे अभी। सो एच ऑफ वाटर इनटू वाटर का डेंसिटी कितना बन गया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 1। एच ऑफ मर्क्यूरी, हमको ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, और रो एच जी मतलब 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या करेंगे? ये बन गया, देखो वाटर का हाइट बन जाता है 13.6 टाइम ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कलम। इसका मतलब अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जितना मर्क्यूरी कलम का हाइट आएगा उसका 13.6 गुना हो जाएगा अगर हम वाटर को बारोमीटर में यूज करेंगे तो, ठीक है। तो ये बन गया क्या? तो हाइट ऑफ वाटर कलम, अगर हम बोल रहे हैं कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, दैट मीन्स 1 atm इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कलम। सो हाइट ऑफ वाटर बन जाएगा 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर, राइट। वाटर का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए तो वाटर को बारोमीटर में हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जनरली, क्योंकि बहुत लंबा ट्यूब हमको यूज़ करना है। हेलीकॉप्टर यूज़ करेंगे क्या? इसको लेके जाएंगे ऊपर और देखेंगे कितना हाइट हुआ है, कितना प्रेशर है। इसलिए हम हमेशा एक लिक्विड को ढूंढते हैं जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। डेंसिटी ज़्यादा होने से कम हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कलम से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिटरमिन कर पाएंगे, डिनोट कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, हालांकि ये जो मर्क्यूरी है इसका टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। इसलिए आप लोग जब साइंटिस्ट बन के आएंगे तो ज़रूर कुछ ऐसा हाई डेंस लिक्विड डिस्कवर करेंगे जिसको हम
रिप्लेस कर पाएंगे ऐसे टॉक्सिक मर्क्यूरी के लिए. एनीवे ये दिस इज ऑल अबाउट. आई एम गिविंग यू वन अनदर असाइनमेंट, यू शुड डू इट. फॉर यू वन देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम मी. Assignment 1. Assignment 1. I'm writing the question. I have already made everything in my note, right? So how high a column of air, how high a column of air would be necessary to gauge the barometer, to read 76 centimeter of mercury. Okay, if the atmospheric pressure were of uniform density, right? Uniform density given 1.7, density of the air is given 1.7 kg per meter cube, right? एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जैसे कि मैं लिख चुका हूँ, जस्ट हम यूज कर रहे थे. रो ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर, हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू कर रहे थे, इधर kg पर मीटर क्यू दिया है. ठीक है, इसको यूज करके इसको आंसर करना है. सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ये हमारा प्रेशर के बाद था. अब हम दूसरे पैरामीटर्स की ओर जाएंगे, वो है वॉल्यूम, राइट. अब हम चलेंगे किधर बाबा? वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम क्या होता है? जब हम बोलते हैं 1 लीटर, ये बनता है 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट. इसका मतलब ये है 1 डेसीमीटर का क्यूब. इसका मतलब होता है 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर के लिए सी और क्यूब के लिए सी, जिसको पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, सी. ओके, एंड जैसे कि हमको पता है ये 1 लीटर किसके साथ समान है? 1000 ml भी इसको बोलते हैं. हमको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. इसका मतलब क्या होता है? 1000 सीसी जो है 1000 ml भी इसके साथ समान है. इसका मतलब सीसी एंड ml एक ही टर्म होते हैं, जो हम लिख सकते हैं 1 cc इज नथिंग बट 1 ml. हमको अगर गैसेस स्टेट में बोलेगा 500 cc तो ये बन जाएगा 500 ml, राइट. ओके, सो अनदर थिंग आई शुड गिव यू वन कन्वर्सन फैक्टर. 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट. इसको भी याद रखना है. कभी कभी मीटर क्यूब के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है. और हाँ, और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है मोलार वॉल्यूम. इसको याद रखना है, मोलार वॉल्यूम. जैसे कि हमको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया भी तो है. मोलार वॉल्यूम का इसका मतलब क्या है? 1 मोल गैस एनटीपी में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अगर एक गैस को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंडीशन में रखेंगे, किसको? 1 मोल गैस को, वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा इसको हम बोलेंगे मोलार वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं Vm. वो कितना है आप लोगों को पता है? वो है 22.4 लीटर. 22.4 लीटर. जब हम एनटीपी और एसटीपी बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम प्रेशर, कभी कभी हम ऐसे टीपी भी बोलते हैं जो थोड़ा सा एनटीपी एंड एसटीपी से अलग होता है, जो है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो एट दैट टाइम दैट बिकम्स 22.7 लीटर.
or otherwise generally we calculate taking NTP, hence the molar volume is 22.4 liter. This is all about your volume. So let us come to the temperature, and temperature is very simple. There are many units used to express temperature, but two temperature scales are very popular, that is डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल, एंड जैसे कि हमको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज नियरली अबाउट 273 केल्विन. सो एनी टेम्परेचर हमको गिवन है T डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको बोलते हैं T प्लस 273 केल्विन, राइट. अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है तो ये बन जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, राइट, यानी 300 केल्विन. ये बनता है आपका टेम्परेचर के बारे में बात. अभी थोड़ा नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ये भी एक वेरिएबल रहता है ना गैस का, तो इसको थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे. नंबर ऑफ मोल यानी अगर हम बोलेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ये बन जाता है जितना मास हमको गिवन है, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास होता है नंबर ऑफ मोल. अगर मास के हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल डिटरमिन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितना मास गिवन है उसका, उस गैस का गिवन मास बाई इसका मोलिकुलर मास, राइट. अगर हम इसको वॉल्यूम के हिसाब से डिटरमिन करेंगे तो गिवन वॉल्यूम बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम और मोलार वॉल्यूम करेंगे. गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 एट NTP, ये NTP के हिसाब से होना चाहिए. एंड अगर हम नंबर के हिसाब से करेंगे, जनरली नहीं आता है, फिर भी गिवन नंबर बाई स्टैंडर्ड एवोगाड्रो नंबर, ये भी हो जाता है नंबर ऑफ मोल. गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to the power 23. ओके, ये बन गया वेरियस वेरिएबल्स ऑफ ए गैस. सो लेट अस गो टू मानोमीटर. लेट अस गो टू मानोमीटर. मानोमीटर में हम गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर में हम बारोमीटर को यूज़ करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमिन करते हैं, और मानोमीटर को यूज़ करके हम कुछ गैस जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रेशर कितना है गिवन कंडीशन में, उसको हम मानोमीटर में डिटरमिन करते हैं. मानोमीटर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि वन होता है क्लोज्ड लिम्ब मानोमीटर और अदर एक होता है ओपन लिम्ब मानोमीटर एंड क्लोज्ड लिम्ब मानोमीटर, राइट. ओपन लिम्ब मानोमीटर में क्या होता है, इधर अगर हमारा गैस है और इसको हम इधर एक नॉब करके रखेंगे, इधर एक से दिस इज द two limbs of a manometer, two limbs of a manometer. ओके, ये बन गया. ओपन लिम्ब का मतलब क्या होता है, एक साइड ये एक लिम्ब है और ये नीचे वाला एक लिम्ब है, ये ओपन है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन लिम्ब मानोमीटर. इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैस का प्रेशर में इंटरेक्शन होता है. इधर कंसिडर करें कि इधर गैस था, कंसिडर करें कि हमारा जो गैस है, जब हम नब नहीं खोले थे उसका हाइट, मर्क्यूरी का जो हाइट दोनों लिम्ब में समान था. अब जब हम गैस का नब खोल दे रहे हैं, वो ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है. मैं खाली दो लिम्ब दिखाऊंगा, जैसे कि ये है एक लिम्ब और ये है एक लिम्ब, और ये है लेफ्ट साइड वाला लिम्ब और ये है राइट साइड वाला लिम्ब, ठीक है. तो ये जो दोनों लिम्ब है, ये जो दोनों लिम्ब है, से हियर इज द गैस, राइट. अब से द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लिम्ब, लेफ्ट साइड का लिम्ब में जो है मर्क्यूरी का हाइट इतना है, और राइट साइड का लिम्ब में मर्क्यूरी का हाइट ज़्यादा हो गया है. इसका मतलब डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन द टू लिम्ब कितना है, ये जो दोनों लिम्ब में मर्क्यूरी का हाइट का डिफरेंस कितना है, बस इतना है, इतना हाइट का डिफरेंस है, राइट. तो इसका मतलब क्यों मर्क्यूरी का हाइट
राइट साइड का लिम्ब में ज़्यादा क्यों हो रहा है? ये बहुत क्लियर है, क्योंकि जो हम गैस प्रोड्यूस किए हैं वो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रेशर इधर डाल रहा है और इसीलिए ये जो प्रेशर है गैस का प्रेशर है वो ऊपर चला जाता है, इसीलिए हाइट बढ़ जाता है राइट लिम्ब में अगर हम लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी का हाइट को कंपेयर करेंगे तो। इसका मतलब क्या है, हम इसको बोलेंगे PATM और ये जो हाइट इधर है इसको बोलेंगे पी गैस, राइट। इसका मतलब गैस का प्रेशर पी गैस क्या होता है, PATM से कितना हाइट ज़्यादा है, H। अगर गैस का प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम के हिसाब से डिटरमिन करते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ नहीं है, प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है वो गिवन हमको करेगा, प्लस हाइट जितना डिफरेंस आता है लेफ्ट साइड का लिम्ब में मर्क्यूरी का हाइट एंड राइट साइड का लिम्ब में मर्क्यूरी का हाइट का जो डिफरेंस है, ये जो H है, जितना हाइट डिफरेंस होता है तो उसको जस्ट ऐड कर देना है। लेकिन अगर गैस का प्रेशर को हम पास्कल के यूनिट में और फिर अदर कुछ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इसको हम H नहीं रखेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे H रो जी। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, H रो जी। अगर H रो जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये गैस का प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमको दे देगा, क्योंकि अगर इसको पास्कल में गिवन है, सॉरी गैस का प्रेशर हमको डिटरमिन करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको गिवन है, जितना गिवन है अगर ये प्रेशर हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट में दिया गया है। अभी गैस का प्रेशर डिटरमिन करने के लिए जो हाइट है इसके साथ हमको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, इसके बाद हमको गैस का प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए, ठीक है, जो मानोमीटर का यूज। एंड अगर मानोमीटर हमको क्लोज्ड लिम्ब वाला मिलता है उसमें गैस का प्रेशर कितना है, जितना हाइट है। एक क्लोज्ड लिम्ब मानोमीटर में गैस का प्रेशर कितना होता है, जितना हाइट मर्क्यूरी का डिफरेंस आता है दो लिम्ब में। उधर ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, ये बन जाता है मानोमीटर के बारे में। ठीक है, अभी चलेंगे द मेन कोर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो वी स्टार्ट विथ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, सो जैसे कि हमको पता है ये है PV = nRT। हम इसको बहुत तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि P = N/V/RT। जैसे कि हमको पता है कंसंट्रेशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड, दैट मीन्स N/V, सिंपली हम लिखेंगे N/V। सो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट N/V, सो हम लिख सकते हैं N/V = C फॉर कंसंट्रेशन CRT। अगर हम गैस को मोल पर लीटर के हिसाब से डिटरमिन करना चाहते हैं कंसंट्रेशन को लाके, तो C = P/RT, ये बन जाएगा ना। अभी C = P/RT, अगर प्रेशर है, प्रेशर के नीचे RT डिवाइड करेंगे तो हमको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर करके मिल जाएगा। अभी और क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, P = PV। अगर इधर से आते हैं फिर एक बार, PV = नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट गिवन मास बाई मोलिकुलर मास W/mRT। सो हम इसको लिख सकते हैं PM इज मोलिकुलर मास, W इज गिवन मास, W/V, ओके, RT। सो ये बन जाता है गिवन मास बाई वॉल्यूम यानी डेंसिटी। सो PM = DRT। हर एक फॉर्मूला को लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम हर एक फॉर्मूला को ठीक तरह से समझना चाहिए। PM मतलब प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोलिकुलर मास ऑफ द गैस = DRT मतलब D। एंड R जो आता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको अच्छे तरह से इसका वैल्यू याद रखना है, जैसे कि हम लिख सकते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब
इधर यूनिट्स क्या क्या है, लीटर है, यानी वॉल्यूम को हम लीटर में ले रहे हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट में ले रहे हैं, और टेम्परेचर को केल्विन, एंड मास ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मोल, राइट। अगर प्रेशर को एटीएम में ले रहे हैं तो आर आ जाता है 0.0821। अगर प्रेशर को हम बार यूनिट में लेंगे तो ये बन जाएगा 0.0831, और सिंपली 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ऐसे ढेर सारे यूनिट है, 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। आर का वैल्यूज भी थर्मोडायनामिक्स में हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वर्क डन के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इधर जनरली वॉल्यूम है, प्रेशर है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ये दोनों जनरली यूनिट हम यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो आर और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स? सो अगर हम लिखेंगे आर बाई एन अवोगाड्रो नंबर, ये बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। ये बन जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है अवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आर है एक कांस्टेंट फॉर मोल्स ऑफ गैस, एंड एन इज ए कांस्टेंट, सॉरी के, बोल्ट्जमैन इज ए कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ऐसे करके हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये गया हमारे लिए क्या रे, PV is equal to nRT, and this ideal gas is so important that we can derive each of the gas equation। इस इक्वेशन से हम हर एक गैस लॉ को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कितने सारे गैस लॉज हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ। कैसे हम बॉयल्स लॉ को डिराइव करेंगे? PV इज इक्वल टू nRT है हमारे पास। अगर हमको पता है बॉयल्स लॉ में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जितने गैस हम ले रहे हैं, प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, मतलब मास भी गिवन हुआ है, मास भी चेंज नहीं होता है। अगर गैस का मास कांस्टेंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू nRT में कौन सा चीज हमको डायरेक्टली पता चलता है कि कांस्टेंट है? एक है नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, बिकॉज मास इज गिवन, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऐसे भी एक कांस्टेंट है। सो पूरा राइट साइड एक कांस्टेंट बन जाता है, इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है। वही तो है बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी विल राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, सो ये बन गया बॉयल्स लॉ। इसका मतलब जो है आइडियल गैस इक्वेशन, वो आइडियल गैस इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, अवोगाड्रो लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे गैस लॉज को हम इवन गै-लुसाक्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कशन करेंगे क्या रे, हम डिस्कशन करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अगर मैं एक बॉक्स ले रहा हूं, इधर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, गैसेस कोई भी गैस किसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वैसे नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर एक वेसल में हम डाल देंगे, ये जो टोटल प्रेशर हमको देगा, ये टोटल प्रेशर किसके साथ समान होगा? जो इंडिविजुअल गैसेस है, अगर इसको हम प्रेशर गज से डिटरमिन करेंगे, इसका प्रेशर P टोटल है, ये P टोटल किसके साथ समान होगा? PT विल बी P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3। कंसिडर करें कि ये जो वेसल है, इसके अंदर 3 इंडिविजुअल नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। हर एक गैस अगर इस वेसल में अकेला रहेगा, इंडिविजुअली रहेगा, वही कंडीशन में वो जितना प्रेशर देगा वो बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, राइट। सिमिलरली अगर गैस 2 को खाली उधर रखेंगे, कितने गैस 2 को? जितने गैस 2 मिक्सचर में है, उतना गैस को उस वेसल में रखेंगे, गैस 1 गैस 3 को नहीं रखेंगे। खाली गैस 2 अगर वो वेसल में रहेगा, सिमिलर कंडीशन में जितना प्रेशर वो डालेगा, गैस 2 डालेगा, वो बनेगा गैस 2 का पार्शियल प्रेशर।
वैसे करके हर एक 3 गैस का पार्शियल प्रेशर ऐड करेंगे तो वो टोटल प्रेशर के साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा। वही तो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला। और कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज इधर डिस्कशन करना है वो है मोल फ्रैक्शन का। क्या है रे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है कि पूरा जितना गैस एक वेसल में है, टोटल मोल से उस गैस का मोल कितना है। इसका मतलब है अगर हम लिखेंगे जाई 1, राइट, सॉरी काय 1, सो काय 1 लिखेंगे, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 विल बी मोल ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इनसाइड द वेसल बाय टोटल मोल ऑफ द गैस। टोटल मोल कहने से हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1, गैस 2, गैस 3, मिला देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक उसी तरह अगर हम लिखेंगे chi 2, sorry, chi 2 will be the number of mole of gas 2 by total mole. Similarly, chi 3 will be number of mole of gas 3 by total mole. And very important thing is that अगर हर एक गैस का जो पूरा गैस उस वेसल में है, हर एक गैस का मोल फ्रैक्शन ऐड कर लेंगे, chi 1 प्लस chi 2 प्लस chi 3, ये हमको एक ही देगा, यूनिटी। इसका मतलब अगर दो गैस का मोल फ्रैक्शन हमको पता है, इसको ऐड कर लेंगे, एक से सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो वो थर्ड गैस का मोल फ्रैक्शन हमको डायरेक्टली दे देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, हमारे लिए एक बढ़िया सा रिलेशनशिप है। हाँ, प्रेशर ऑफ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, पी गैस हम बोलेंगे, इसको छोटा वाला पी लेंगे, स्मॉल पी, इसका मतलब है जिस गैस का पार्शियल प्रेशर हम डिटरमिन करते हैं, इसका टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है? टोटल प्रेशर इनटू काय ऑफ दैट गैस। अगर हमारे पास टोटल प्रेशर है, उसका इसके साथ अगर हम गैस का, उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमको उस गैस का पार्शियल प्रेशर दे देता है। P gas is equal to P2 into Chi gas, right? वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमको याद रखना चाहिए वो है, अगर हम बोलते हैं टोटल प्रेशर और प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, वो कितना हो जाएगा? PV इज इक्वल टू nRT। सो RT तो हमारे पास है, लेकिन इस टाइम वो N है, टोटल नंबर ऑफ मोल है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये बन जाएगा हमारे लिए क्या रे? NT इंटू RT, NT इंटू RT, ओके, NT इंटू RT। ये जो NT हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो NT हम लिख रहे हैं, ये कितना है? NT इज नथिंग बट N1 प्लस N2 प्लस N3, अगर 3 गैस है तो, इंटू RT, टोटल मोल इंटू RT। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर गिवन मास है, N1 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसका गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, W1 बाई M1, W2 बाई M2, W3 बाई M3, ये चला गया हमारे लिए जो है एक फॉर्मूला। वेरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट लुक इनटू दैट aqueous टेंशन, राइट? व्हाट इज दैट aqueous टेंशन? फ्रेंड्स, aqueous टेंशन क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंडीशन में वाटर वेपर का जो प्रेशर रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वाटर वेपर जितना प्रेशर डालता है, उसको हम बोलते हैं aqueous टेंशन। इसका मतलब aqueous टेंशन इज नथिंग बट partial pressure due to water vapor, partial pressure due to water vapor। क्यों ये इतना ज़रूरत है डिस्कशन करने के लिए? इसलिए है, जब हम गैस को पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, when we collect water over collect the gas over water, the pressure given to us is not only the pressure of the dry gas, the pressure is the pressure of the water vapor plus the pressure of the dry gas। इसका मतलब क्या है? P of wet gas
मतलब जो गैस का प्रेशर हमको गिवन है, वो गैस का प्रेशर अगर वाटर के ओवर कलेक्ट कर रहा है, कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसे आता है, इसका मतलब हमको समझना होगा कि ये जो वेट गैस का प्रेशर है, वो किसके साथ इक्विवेलेंट होता है? प्रेशर ऑफ द वेट गैस इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। ये है एब्सोल्यूट गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, पी ड्राई गैस प्लस aqueous टेंशन। इसका मतलब ये है, अगर हमको ड्राई गैस का प्रेशर, ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर डिटरमिन करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर यानी वेट गैस का प्रेशर से aqueous टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। न्यूमेरिकल्स में ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रहता है। इसके बाद हम आते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसका कोर मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर टू डिफरेंट गैस हम लेंगे, R1/R2 ये बन जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये बन जाएगा D2/D1 का रूट ओवर। एंड जैसे कि हमको पता है 2 into vapor density is equal to molecular mass, and that should give you molecular mass of gas 2 by molecular mass of gas 1. So R1/R2 is equal to D2/D1 and M2 by M1 root over. There are many other very important formula also, जैसे कि कुछ कुछ फिक्स्ड टाइम में जिस गैस का ज़्यादा वॉल्यूम आगे जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज करेगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिस गैस का एक फिक्स्ड टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज कर रहा है, तो उसका भी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल बनेगा। ठीक है, इसी तरह और क्या क्या चीज़ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बाबा? अगर हम लिखेंगे डेंसिटी जिस गैस का ज़्यादा हो, एक एक यूनिट वॉल्यूम में अगर ज़्यादा वॉल्यूम का गैस है, अगर डेंसिटी का डेंसिटी नॉट वेपर डेंसिटी, हियर दिस डेंसिटी इज वेपर डेंसिटी, आई एम सेइंग डेंसिटी। सो अगर वेपर डेंसिटी बोलूँगा तो वो D2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जिस गैस का डिफ्यूजन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता हो, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम ही होगा। सो आर शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, आर शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तीनों चीज़ को यूज़ करके हम ये सब फार्मूला पा सकते हैं। हाँ, इधर एक फार्मूला हम लिख सकते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो V1/V2, नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो N1/N2, लेकिन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो R1/R2 शुड बी इक्वल टू T2/T1। ये सब फार्मूला को अगर हम मिला लेंगे, हमको मिलेगा R1/R2 इज इक्वल टू V1T2/V2T1। ये एक फार्मूला बनता है। और हम लिखना चाहेंगे तो अदर फार्मूला भी मिलेगा। इसको सब नोट कर लेना है, लेकिन जिसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको लिख लेना है, R1/R2। Another formula comes to us using number of mole and time, N1T2/N2T1। N1/N2 ये तो रहेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हेंस T2 गोइंग अप एंड T1 गोइंग डाउन। सो ये बहुत सारे फॉर्मूला होता है। अगर हम नंबर ऑफ मोल एंड वेपर डेंसिटी को भी लेंगे, वो बन जाता है N1D2 N2D1, राइट। ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए। अगर इसी तरह अगर हम डेंसिटी एंड टाइम को भी लिखेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू D2T2/D1 सॉरी बाई D1T1 बाई D1T1। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। सब चीज़ें हमको याद रखना है। इसके बाद जो आता है वो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपके लिए होता है डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, इसको हमको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। वेपर डेंसिटी क्या है और डेंसिटी क्या है। ठीक है, डेंसिटी बोलने से जो नॉर्मल हमको पता है, डेंसिटी ऑफ ए गैस, जिसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, ये वो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज नथिंग बट
मास ऑफ द गैस, और जितने मास का गैस जितने वॉल्यूम का वेसल में होता है, मास ऑफ द गैस एंड जो वेसल के अंदर वो गैस है उस वॉल्यूम को अगर रेशियो ले लेते हैं वो एब्सोल्यूट डेंसिटी देता है। तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर लीटर, राइट। ओके, लेकिन जब हम वेपर डेंसिटी के बात बोल रहे हैं, ये क्या होता है, एक एक रेशियो होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, फॉरवर्ड करके आगे जाना है, और अदरवाइज इधर इसको ठीक तरह से समझना है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मास ऑफ, ओके, मास ऑफ certain mass of certain volume of gas, mass of certain volume of gas by mass of same volume of hydrogen at NTP। ध्यान में रहे NTP, इसका मतलब क्या है, वेपर डेंसिटी कोई गैस का हम डिटरमिन करना चाहें तो हमको पहले जो गिवन होना चाहिए वो है कुछ सर्टेन वॉल्यूम 200 ml 300 ml का गैस, उस गैस का 200 या 300 ml का कुछ भी वॉल्यूम का वो जो गैस हमको गिवन है उसका मास हमको गिवन होना चाहिए। जितने वॉल्यूम का वो गैस का हम मास ले रहे हैं न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या किसको लेना है, डिनोमिनेटर में हमको लेना है उसी सेम वॉल्यूम का हाइड्रोजन जितना मास हमको देगा एनटीपी में, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में, मोल कंसेप्ट को यूज करके। जैसे कि हमको पता है अगर हम 22.4 लीटर लेंगे, 22.4 लीटर of the gas and 22.4 liter of hydrogen at NTP। इधर भी हम NTP लेंगे, दोनों ही गैस हम हमारे लिए NTP कंडीशन में रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर सो दिस रेशियो इज कॉल्ड द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस, राइट। सो इसीलिए हमको पता है मोल कंसेप्ट से अगर हम 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एनटीपी में लेंगे तो इसका मास कितना होगा, इसका मोलिकुलर मास के साथ समान होगा 2 ग्राम, H2 2 into 1 2 ग्राम, राइट। सो इसके हिसाब से हम वेपर डेंसिटी डिस्कशन कर सकेंगे। इसके बाद जो वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बार बार जेई मेन में नीट में क्वेश्चन आता है, वो है आपके लिए वेट एंड वॉल्यूम परसेंटेज। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर करना चाहिए। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। पहले वेट परसेंटेज करके हम क्या समझते हैं, इसको हम देखेंगे। वेट परसेंटेज इज नथिंग बट, ठीक है, वेट ऑफ द गैस, वेट ऑफ द गैस, जिस गैस का हमको डिटरमिन करना है इसका वेट परसेंटेज, उसका वेट लेना है, वेट ऑफ द गैस, एंड वेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस, जिस गैस सब मिलके एक वेसल में है, टोटल गैस का मास कितना है, वेट ऑफ द सॉरी weight of the mixture of gas, weight of the mixture of gas, right, into 100। दिस विल गिव यू वेट परसेंटेज ऑफ द गैस। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे जाके हर एक, लेकिन इस फॉर्मूला को लिख लेना चाहिए, ठीक है। वेट परसेंटेज ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द गैस, एंड उन दोनों में क्या इंटरलिंक है, इंटर रिलेशनशिप है, ये दोनों कुछ आसान चीज़ नहीं है, थोड़ा कंसेंट्रेट दे के हमको समझना चाहिए। हर बार एक क्वेश्चन आता है ये वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट परसेंटेज को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज को फॉर्मूला से कंप्लीटली हम समझ नहीं पाएंगे। अब से मैं कह दे रहा हूं कि फॉर्मूला तो लिख रहा हूं लेकिन क्या होता है हमको दिखना है। वॉल्यूम that would be occupied
occupied, let me take okay, that would be volume that would be occupied to exert the same pressure, गिवन कंडीशन में जितने प्रेशर देता है रेशियो लेने का है, डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम है, जिस वेसल में वो मिक्सचर ऑफ द गैस है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इनटू 100, ओके, इनटू 100, ओके। तो ये बन जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बन जाता है? अरे वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट वुड बी ऑक्युपाइड टू एग्जर्ट द सेम प्रेशर, अगर इसको वही कंडीशन में डाला जाए, डिवाइडेड बाय जिस वेसल में वो है इनटू 100। इसको अभी समझना नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम ये फॉर्मूला दोबारा उधर देखेंगे और फॉर्मूला के हिसाब से हम आगे जाएंगे। ये इधर से हमारा खत्म होता है आज के पार्ट के लिए हमारा क्या रे कंसेप्ट, और अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स के और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। पहले हम आते हैं तो चलिए हम चलते हैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, न्यूमेरिकल्स आ गया हमारे लिए। सो पहले वाला न्यूमेरिकल फर्स्ट वन तो हम कर चुके हैं, P इज इक्वल टू एच रो जी को यूज़ करके, वाटर एंड मर्क्यूरी बारोमीटर को यूज़ करके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आपके लिए जो मैं तैयार करके इधर रखा हूँ, वही वेट परसेंटेज को लेके। ये जो न्यूमेरिकल्स 2 आएगा, ये किस कंसेप्ट को लेके? वेट परसेंटेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ध्यान में रखना है वेट परसेंटेज क्या होता है। क्वेश्चन है वेट परसेंटेज को लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, ये शायद हमारे लिए क्या 1 मिनट हमको देखना है। एक्चुअली ये 1.5 है, 15 क्या लिख दिया हूँ इधर हम 1.1 we'll see, let us write it's 15 gram okay of a gaseous mixture 15 gram of a gaseous mixture of helium and argon. Let me helium and argon present in a 10 लीटर वेसल, ठीक है। so problem 1, this is not 5 I come to this is 5 gram, okay, this is 5 gram है। 5 gram of a gaseous mixture of helium and argon present in a 10 liter vessel, okay, at 27 degree centigrade, okay। ये दोनों क्या करते हैं? जब ये 10 लीटर वेसल में होते हैं तो ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? एग्जर्ट 1 atm प्रेशर, ठीक है। प्रेशर ऑन द वेसल right? Determine the mass percentage or weight percentage. Determine the weight percentage of the gas, right? इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन कैसे चलेंगे? अगर हमको वेट परसेंटेज
डिटरमिन करना हो तो हमको ये फॉर्मूला तो याद रखना है, वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ द गैस बाय वेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इनटू 100, राइट। सो वेट ऑफ द गैस किसके कैसे हम डिस्कस डिटरमिन करेंगे, क्योंकि ये जो 5 ग्राम है वो कुल मिला के हीलियम और आर्गन का मास है। इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे, वेट ऑफ हीलियम प्लस वेट ऑफ आर्गन is nothing but equal to 5 ग्राम, राइट राइट। ओके, सो ये दोनों मिलके जो वॉल्यूम ऑफ द वेसल है वो है 10 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर बन जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन। वो जो प्रेशर डालते हैं मिलके दोनों मिलके वो होता है P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनसाइड द वेसल इज P इज इक्वल टू 1 atm। जैसे कि हम बोले थे कि पी मिक्सचर एक हम दिखे थे ना उधर, जब हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिख रहे थे, प्रेशर ऑफ पी मिक्स भी, सॉरी इधर पी भी इज इक्वल टू एन आर टी था, हम भी इधर भूल गए थे। पी मिक्स भी इज इक्वल टू एन टी आर टी, टोटल मोल इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ये फॉर्मूला इधर हम डिस्कशन करेंगे और आ जाएंगे। 5 ग्राम होता है मिक्सचर ऑफ हीलियम का, तो अब हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बट वो टोटल मोल होगा एन टी इंटू आर टी, राइट। सो ये भी टोटल प्रेशर है पीटीवी। वो जो टोटल प्रेशर दोनों मिलके जितने डाल रहे हैं वो वेसल में, वो होता है 1 atm। सो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 10। एनटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कितना, किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ आर्गन। ये होता है एनटी, टोटल मोल इंटू आर टी, ठीक है। बस अभी हम क्या करना हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, इसका मतलब है गिवन मास ऑफ हीलियम बाय मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम प्लस गिवन मास ऑफ आर्गन बाय मोलिकुलर मास ऑफ आर्गन, ठीक है ना, इनटू आर टी, जैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है। अभी हमको ये चैलेंज है, हमको इंडिविजुअली तो पता नहीं है कितना मास है हीलियम का और फिर कितना गिवन मास है आर्गन का, इसीलिए अगर ज़्यादा अननोन क्वांटिटी प्रॉब्लम में रह जाएगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर एक इक्वेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमको वैसा ऐसे कन्वर्ट कर देना है उस इक्वेशन को ताकि उसमें एक ही अननोन क्वांटिटी रहेगा और सब कुछ हमारे लिए गिवन हो जाना चाहिए और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नोन होना चाहिए। इसके लिए इसीलिए चलिए ये जो आर्गन का वेट को, आर्गन का मास को हीलियम का मास के हिसाब से एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे कि ये जैसा है वैसे रख लेंगे, WHE/mHe मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। लेकिन हमको जैसा कि पता है, इधर देखना है हमको, पहले वाला डाटा जो हमको मिला है, वेट ऑफ हीलियम वेट ऑफ आर्गन मिलके होता है 5 ग्राम। इसका मतलब खाली वेट ऑफ आर्गन कितना होगा, 5 ग्राम माइनस वेट ऑफ हीलियम। सो इसको हम लिखेंगे अभी उस हिसाब से हम लिखेंगे 5 माइनस वेट ऑफ हीलियम। 5 ग्राम से वेट ऑफ हीलियम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमको दे देगा बाई मास ऑफ आर्गन। ये बन जाता है, ठीक है, ये बन जाता है हमारे लिए NT। अभी लेफ्ट साइड में 1 इंटू 10 इधर है, अभी इधर लेफ्ट साइड में 1 इंटू 10 यानी खाली 10। इधर हीलियम का मास हमको पता है, मोलिकुलर मास 4 है और आर्गन का मोलिकुलर मास 40 है, 4 है 40 है, इसका 4 इसका 40 है और इधर आर का वैल्यू 0.0821 हमको डालना है क्योंकि हमको प्रेशर ATM में लेना है और सिंपली 0.082 एंड टेम्परेचर 300, ये सब गिवन है हमारे लिए, ठीक है। बस अननोन क्वांटिटी कौन सा है, हीलियम का अननोन क्वांटिटी है जिसको हम अभी आसान तरीका से
क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर पाएंगे। सो एक बार हमको हीलियम का एग्जैक्ट मास मिक्सचर में कितना है पता चल गया, अभी हम ये फॉर्मूला डाल पाएंगे, वेट परसेंटेज ऑफ किसका, हीलियम इज इक्वल टू, हम तो वेट ऑफ द गैस हम डिटरमिन कर लिए किसका, हीलियम का, तो हीलियम का मास बाई टोटल मिक्सचर है 5 ग्राम, राइट। जो क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर ऑफ द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस कितना है, 5 ग्राम है। बस वेट ऑफ द गैस डिटरमिन कर लो, डिवाइडेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस का मास कितना है लिख लो, इनटू 100, वो आपको दे देगा क्या रे, मास परसेंटेज ऑफ द गैस, ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट था प्रॉब्लम। अभी चलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, आई थिंक you should take a screenshot of this, or you may write the answer of this and should try some other similar questions to solve, right? Okay. सो फ्रेंड्स अब चलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के और, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल्स है वॉल्यूम परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। ये बोलता है कि जो एक वेसल में 10 लीटर वेसल में हाइड्रोजन एंड नियन का मास होता है कुल मिला के 2 ग्राम, राइट। एंड वो दोनों उस वेसल में 63 डिग्री सेंटीग्रेड में 700 mm प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर एंड वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा। इसका फर्स्ट पार्ट पूरा जो इसका इससे पहले जो प्रॉब्लम हम सॉल्व किए थे उसके साथ समान है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि I'll take another color. हाँ, so W that means weight of hydrogen plus weight of नाइट्रोजन, ये कुल मिला के हो गए 2 ग्राम, राइट। ओके, अभी जैसे कि हमको पता है प्रेशर है 700 mm, राइट। और या फिर इसको एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 700 बाय 760 एटीएम बन जाएगा, ठीक है। सो अभी प्रेशर टेम्परेचर भी है वैसे कितना 63 प्लस 273 केल्विन, राइट। Okay, so now we can calculate the number of mole applying the formula PV is equal to nRT. So total number of mole आ जाएगा NT is equal to total number NT is equal to PV by RT। जैसे कि इससे पहले हम जो वेट परसेंटेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ठीक इसी तरह इधर भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर प्रेशर का वैल्यू पता है, ठीक है, वॉल्यूम का वैल्यू पता है 10 लीटर, प्रेशर 700 बाई 760, आर वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 63 प्लस 273 केल्विन। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ मोल हमको पता चल जाएगा, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा तो वेट ऑफ इंडिविजुअल गैस हमको पता चल जाएगा इजीली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन मास, क्योंकि हमको पता है गिवन मास बाई मोलिकुलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, हेंस नंबर ऑफ मोल इनटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। सो ऐसे करके सपोज हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकल पाएंगे, हमको मिल जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना। अगर हमको वेट ऑफ हाइड्रोजन का वेट ऑफ हाइड्रोजन को लेके आगे जाना है तो उसका वॉल्यूम परसेंटेज हमको पता चल जाएगा, और फिर हम नाइट्रोजन को लेके भी चल सकेंगे, कोई बात नहीं। सो कंसिडर वी आर गोइंग विथ द वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो एक बार हमको जो वेट ऑफ हाइड्रोजन मिल गया तो हमको क्या करना है बाबा, तो सो अभी हमको ये पता करना है वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था और इसको कैसे हम मतलब फॉर्मूला में यूज करेंगे, डिटरमिन कैसे करेंगे। हम इधर लिख रहे थे वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू योर वॉल्यूम
that would be occupied by the gas to exert the same pressure। वही सेम प्रेशर मतलब जो मिक्सचर ऑफ गैस प्रेशर डालते हैं वही हमारे प्रॉब्लम के अनुसार वो कितना होता है, ये कितने प्रेशर डालते हैं 700 mm। ध्यान से मेरे बात सुनना, क्या है कि अभी हमको ये वाला वॉल्यूम डिटरमिन करना है, वो वाला वॉल्यूम डिटरमिन करना है कितने वॉल्यूम में वो हाइड्रोजन का वेट जितना आएगा, से डब्ल्यू ऑफ हाइड्रोजन हम तो डिटरमिन करेंगे, से जेड ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमको मिल गया। ठीक है, ओके। अभी वही जेड ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम में 63 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने से वही 700 mm प्रेशर डालेगा, उस वॉल्यूम को डिटरमिन करना है। ठीक, और एक बार हम देखेंगे वो फॉर्मूला को। वॉल्यूम दैट वुड बी ऑक्युपाइड टू एक्सर्ट द सेम प्रेशर, which same pressure means the pressure that is applied by the mixture of gases हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुल मिला के जितने प्रेशर डालते हैं वो वेसल के ऊपर, राइट, उतना प्रेशर डालने के लिए वही टेम्परेचर में जो हम मास ऑफ द हाइड्रोजन डिटरमिन किए हैं, सपोज वो है जेड ग्राम, जेड ग्राम का हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम में रहने से 63 डिग्री सेंटीग्रेड में वही 700 mm प्रेशर डालेगा, वो ऊपर आएगा न्यूमेरेटर में। और फिर वॉल्यूम ऑफ द वेसल तो हमारे लिए 10 लीटर है, तो कैसे इसको डिटरमिन करेंगे, तो फिर एक बार वही PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला हम डालेंगे। सो PV इज इक्वल टू NRT, राइट, ओके। सो n को हम डेवलप करेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू r इनटू t, राइट। प्रेशर कौन सा प्रेशर डालेगा, सो हमको वही वॉल्यूम टू बी ऑक्युपाइड, वॉल्यूम टू बी ऑक्युपाइड है टू एक्सर्ट सेम प्रेशर, टू एक्सर्ट सेम प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा फिर WRT बाई PM, WRT बाई PM, राइट। W क्या है जो हम इधर डिटरमिन किए थे, Z इंटू R का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है, वही सेम टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर दैट मीन 63 प्लस 273 केल्विन, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 and pressure to be same as being applied by the mixture of the gas, यानी 700 by 760 ATM, राइट। सो इसका मतलब ये वॉल्यूम हमको पता चल गया। अभी एक बार ये वॉल्यूम हमको पता चल गया, फिर इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे हो जाएगा बाबा, वॉल्यूम परसेंटेज बन जाएगा इज इक्वल टू से ये वॉल्यूम आता है TML, ऐसे हम तो कैलकुलेट करना है जितना आएगा वो TML है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, इसको 10 लीटर है, हेंस 10 इंटू 1000 ml इंटू 100 जो आएगा वो बन जाएगा उतना ही वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बस। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर अगर डिटरमिन करना है तो हमको तो टोटल प्रेशर है, इसका मोल फ्रैक्शन डिटरमिन कर लेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मोल हमको पता है, क्योंकि ये जो PV इज इक्वल टू NRT से इंडिविजुअली हमको नंबर ऑफ ग्राम मिल जाता है, मतलब मोल भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन का मोल से इसका मोल फ्रैक्शन का H2 कैसे डिटरमिन करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, राइट, टोटल नंबर ऑफ मोल इधर ही डिटरमिन हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक बार जो काय डिटरमिन हो गया, फिर इस काय को अगर टोटल प्रेशर के साथ काय ऑफ हाइड्रोजन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकल गया, दोनों के दोनों आंसर हमको मिल गया, पार्शियल प्रेशर और वॉल्यूम परसेंटेज भी। ये है आपके लिए पूरा सॉल्यूशन में, पूरा वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स।
काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जैसे कि मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई डाउट भी रहेगा तो हमको कमेंट सेक्शन में पूछना है, तुरंत जवाब मिलेगा। आपका इंटरेक्शन हमारे लिए इंस्पायरेशन बनेगा। नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो वेपर डेंसिटी के ऊपर आधारित है। ये विक्टर मियर्स एक्सपेरिमेंट, मतलब विक्टर मियर्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में मोलिकुलर मास डिटरमिन होता है, वही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला को यूज करके। ये काफ़ी आसान है, मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन दूंगा, हिंट्स दूंगा, आपको करना है। देखिए ये जो हमारे लिए है वेपर डेंसिटी, वो बोलता है कि वेक्टर मियर्स एक्सपेरिमेंट में 0.23 ग्राम का एक वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब हीट पाने से जो डायरेक्टली गैस हो जाता है, वेपर हो जाता है। सो वही उसी तरह एक सब्सटेंस, वोलाटाइल सब्सटेंस जिसका 0.23 ग्राम क्या करता है, 112 ml ऑफ एयर को डिस्प्लेस करता है। मतलब वही होता है, जितने वॉल्यूम का एयर को वो मास ऑफ गैस डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका वॉल्यूम है करके हमको कंसिडर करना है। मतलब वो गैस का भी वॉल्यूम कितना है, वही 112 ml, राइट। एंड W कितना है, 0.23 ग्राम, किसका, वो सब्सटेंस का। ओके, एंड बस उतना ही हमको मिला है। अभी हमको क्या करना है, हमको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, नो प्रॉब्लम। एन इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, आर हमको पता है। एंड टेम्परेचर, प्रेशर भी हमको दे रहा है। टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इधर गिवन है ना, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सो नॉर्मल टेम्परेचर इज नथिंग बट 273 केल्विन, ये भी गिवन है। आर वैल्यू कितना है, 0.082, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। डब्ल्यू कितना है जो हमको गिवन है, डब्ल्यू है डब्ल्यू है वही 0.23 ग्राम, आर टी डब्ल्यू, ये सब पता चल गया। अभी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 112 ml। एंड प्रेशर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन किया है, इसीलिए प्रेशर बन गया 1। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट। Pv इज इक्वल टू WRT/m। ये था हमारे लिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो फाइंड द वेपर प्रेशर एंड मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। एक्चुअली क्वेश्चन को लेट मी सी अगेन। फाइंड द वेपर प्रेशर मैं लिख दिया हूँ, वेपर डेंसिटी वो लिखा हुआ था उधर, ठीक है। सो ये था वेपर डेंसिटी VD, मोलिकुलर मास तो डिटरमिन हो गया, M इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल एनआरटी बन जाएगा। एक बार मोलिकुलर मास जो डिटरमिन हो गया बाबा, सो हमको पता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, यानी खाली वेपर डेंसिटी कैसे मिलेगा, मोलिकुलर मास बाई 2 कर देने से हमको वेपर डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमको डिटरमिन करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम, राइट। क्वेश्चन है कि वेपर डेंसिटी और सॉरी डेंसिटी, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम एंड डेंसिटी, एंड ये जो क्वेश्चन है एंड डेंसिटी के ऊपर आधारित है, एंड डेंसिटी, राइट। वो बोलता है कि N2O4 जिस वेसल में है, जितना भी N2O4 मॉलिक्यूल्स हैं उस वेसल में, उसमें से 20% ऑफ N2O4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। कंडीशन क्या है, जबकि टेम्परेचर 300 केल्विन और टोटल प्रेशर 700 mm प्रेशर बनता है। टोटल प्रेशर ये जो बनता है ना, एट 300 केल्विन एंड 700 mm प्रेशर, हमको ये कंसिडर करना है, इसको समझना चाहिए कि जब वो बोलता है कि 700 mm प्रेशर, ठीक है, कुछ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल्स आर सैंपल एट, हाँ सो बोलता है 20% में N2 मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इन ए सैंपल एट 300 केल्विन 700 प्रेशर व्हेन, इसको हमको ऐड करना है। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इधर थोड़ा लाइन ऐड करने, सैंपल एट 300 केल्विन एंड 700 mm प्रेशर
when or at equilibrium or when the mixture reaches at the equilibrium ये इसको जोड़ना है क्वेश्चन में, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी पूछता है। मतलब जब इक्विलिब्रियम रीच होता है इस इक्वेशन में, इक्वेशन दिया हुआ है इधर N2O4 डिसोसिएट होके हमको देता है 2NO2। ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम के पास पहुंचने से 20% ऑफ N2O4 डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर गिवन है। इसी इक्विलिब्रियम में जो डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, नॉर्मल डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी के बात हम बोल रहे हैं, वेपर डेंसिटी नहीं है। मतलब मास उस टाइम कितना होगा और वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो फिर अभी हमको जो डिटरमिन करना है वॉल्यूम कितना है, इसको हमको डिटरमिन करना है। कैसे हम डिटरमिन करेंगे? सिंपल, जैसे कि हमको पता है, लेकिन पहले ये जो इक्वेशन को हमको इस्तेमाल करना है कि कितना N2O4 बचेगा और कितना NO2 फॉर्म होगा। ये अगर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता होगा तो एक्चुअली मास ऑफ द मिक्सचर कितना होगा ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर मास पता हो तो जाके मास बाई वॉल्यूम करके हमको डेंसिटी मिलेगा ना। इसलिए हमको पहले इक्विलिब्रियम पहुंचने से N2O4 का कितना मोल रहेगा और NO2 का कितना तैयार होगा, कुल मिला के कितना मोल है, कितना मास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने के बाद डेंसिटी मिलेगा। ये है हमारा प्लान। सो N2O4 गिविंग टू NO2। सो व्हेन द रिएक्शन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, जब रिएक्शन नहीं हुआ था, इसलिए हम लिख रहे हैं इनिशियली T इज इक्वल टू 0। सो से हमारे पास 1 मोल था, तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है इसलिए इसको 0 मोल कंसिडर करेंगे। फिर जब T इज इक्वल टू, मतलब एट इक्विलिब्रियम, हम अभी कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम पहुंचने से, जैसे कि हमारा डाटा है इक्विलिब्रियम पहुंचने से N2O4 का कितना डिसोसिएट हो रहा है, 20%, मीन्स 20/100 मीन्स व्हाट, 0.2, राइट, 0.2। सो अगर 100 मोल कंसिडर करते तो 100 मोल से 20% माइनस कर देते, वो भी चलता। लेकिन अगर हमको ठीक है, अगर हमको 1 मोल इनिशियल मोल करके कंसिडर करना है तो हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 0.2 करके कंसिडर करके आगे बढ़ना है। तो मतलब इक्विलिब्रियम में कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 1 मोल से, 0.2, 20%, और 0.2 एक ही बात होता है। तो इनिशियली था 1 मोल और डिसोसिएट हो रहा है 0.2 मोल, राइट। लेकिन बड़ी बात यह है, ये इक्वेशन हमको बोल रहा है कि 1 मोल का N2O4 डिसोसिएशन होने से 2 मोल का NO2 क्रिएट होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी अगर 0.2 मोल का N2O4 डिसोसिएट होता है तो 2 इंटू 0.2 मोल ऑफ NO2 फॉर्म होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये रह जाता है कितना, 0.8 मोल, ये बन जाता है कितना, 0.4 मोल, ठीक है। सो टोटल मोल कितना होता है, टोटल मोल आता है 0.8 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.2 मोल्स, राइट। अगर 1.2 मोल्स हमको मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो क्या मिल सकता है हमको, वॉल्यूम मिल सकता है हमको ठीक है। तो कैसे, सो PV इज इक्वल टू nRT, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। V इज इक्वल टू nRT बाई P, N मीन्स टोटल मोल, P है टोटल प्रेशर। तो उस समय कितना प्रेशर होता है, उस टाइम का प्रेशर होता है 700 mm, यानी 700 बाई 760, मतलब 700 बाई 760 वो ऊपर चला जाएगा, 760 इंटू 0.082, टेम्परेचर है कितना 300 केल्विन। सो इसको भी मल्टीप्लाई करना है 300 केल्विन, वो बन गया nRT बाई P। अभी हमको मिल गया वॉल्यूम। बस अभी क्या हमको डिटरमिन करना है, मास। लेकिन किसका मास, मिक्सचर ऑफ द गैस का मास क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं,
हाँ बिल्कुल, हम डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे? कि इंडिविजुअल गैस का नंबर ऑफ मोल पता है तो इंडिविजुअल गैस का मास हम डिटरमिन करेंगे, फिर ऐड कर देने से टोटल मास मिल जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास है तो फिर हम कंप्लीटली इसको क्या कर पाएंगे, डिटरमिन कर पाएंगे इसका डेंसिटी क्या है। ठीक है, इधर में प्रेशर थोड़ा सा क्या लिखा था 700 mm, लेकिन इधर 700 ठीक है, कोई नहीं, अब थोड़ा डाटा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। सो हम क्या करेंगे अभी, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। सो वंश हमको वॉल्यूम मिल गया, इसको हमको लीटर में आ जाएगा। ठीक है। अभी N2O4 का कितना मोल है, N2O4 N ऑफ यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना है 0.8, कितना है 0.8, मतलब वेट ऑफ N2O4 कितना होगा 0.8 इंटू इट्स मोलिकुलर मास, ये बन गया। W ऑफ N2O4 मिल गया। फिर ठीक उसी तरह W ऑफ NO2 कितना होगा, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 0.4, कब, इक्विलिब्रियम में, राइट, इक्विलिब्रियम में इसका मोल कितना था 0.4, फिर इसके साथ इसका मोलिकुलर मास डिटरमिन करेंगे तो W ऑफ NO2 मिल जाएगा। दोनों का मास को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल मास ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा। तो डेंसिटी के कैसे हम निकालेंगे, सो टोटल मास WT यानी मास ऑफ N2O4 बाई मास ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई व्हाट रे, हमको क्या करना है डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इधर निकल चुका है ऑलरेडी, सो उसको लाके इधर जस्ट हमको डिवाइड करना है और फाइनली हमको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा क्लास भी हो गया। मैं सोचता हूँ कि लंबा क्लास इतना लंबा ही नहीं लगेगा। अगर क्लास में कुछ ज़रूरी यानी मॉडिफिकेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आपके इंटरेक्शन मुझे इंस्पायरेशन देता है और काफ़ी सारा बढ़िया सा प्रॉब्लम लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। Thank you so much. We'll discuss in the next class. Kindly share my video so that I'll be rich and you will be knowledgeable. Thank you so much. And also your knowledge will make you rich one day. Thank you. Bye bye.